हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई फोर्स। क्या स्टार्ट करते हैं? फोर्स। जैसे आप सबने पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, क्या पढ़ा है कि इट इज द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को खींचता है, धक्का मारना, वो क्या कहलाता है? फोर्स। अब थोड़ा सा डेफिनेशन को और करते हैं। क्या भाई कि फोर्स बताया इट इज द एक्सटर्नल फोर्स, इट इज द एक्सटर्नल पुश or pull of an object that try, वो क्या करती है? that tries to move at rest or in motion। क्या बता रहा हूं कि फोर्स की डेफिनेशन दूसरी क्या बता रहा हूं कि इट इज द एक्सटर्नल पुश और पुल। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम कोई भी बाहर का कोई फोर्स अगर उसका पर फोर्स लगा रहे हैं या फिर धक्का मार रहे हैं, खींच रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट ट्राई, जो कोशिश करती है या चलने की या फिर रुक जाने के लिए, जो भी अपनी पोजीशन को वापस सस्टेन करने के लिए करती है, तो वो कहलाता है भाई फोर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, अब मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं, दीवार को धक्का मार रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स। बट दीवार एक जगह है, रेस्ट में है, ट्राई नहीं किया मूव करने के लिए, बट रेस्ट में है, तो ये क्या कहलाएगा? फोर्स। या फिर आपके पास कोई 5 किलो का पत्थर है, आप उसको उठाते हो, दूर फेंकते हो, तो आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। उस फोर्स में अब वो क्या गया? उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब इसी फोर्स को आगे चलते हुए भाई क्या बताया? अब दो टाइप के फोर्स बताए। एक होता है भाई बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या बताया? बैलेंस, जैसे आपके पास नाम से क्लियर हो रहा है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या बताया कि आपके पास जब दोनों, मान लिया कि मैं फॉर एग्जांपल बात करूं टग ऑफ वार की, जैसे रस्साकसी की बात करूं, किसकी बात करूं? रस्साकसी की। कि वहां पे अगर मान लो बीच में, यहां पे मैंने रेड रिबन बांध दिया, इस तरफ ये रस्सा है, इस तरफ ये रस्सा है, यहां भी 5 कैंडिडेट है, यहां भी 5 कैंडिडेट है, तो क्या करेंगे? दोनों खींच रहे हैं। अगर दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, जितने ये फोर्स लगा रहे हैं उतना अगर दोनों ये फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो मेरे पास टग ऑफ वार था वो क्या हो जाएगा? टाई हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी नहीं विनर हुआ। कहने का मतलब क्या, अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यहां पे आपने फोर्स लगाया F1, ये इधर कोई फर्स्ट पर्सन था, इधर से किसी सेकंड पर्सन ने फोर्स लगाया F2। अगर मैं कहूं कि F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा, मीन्स F1 इज इक्वल टू F2 हो गया, तो ये क्या है? बैलेंस फोर्स है। अब अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दीवार की बात करूं कि दीवार पे मैंने धक्का मारा, अब मैं जो धक्का मार रहा हूं वो मेरा फोर्स F1 है, बट दीवार भी कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रही है और दीवार हिली नहीं है, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है? बराबर है। अनबैलेंस फोर्स की बात करूं, मान लिया आपके पास क्या है कि यही कोई ऑब्जेक्ट है, F1 फोर्स लगाया, उसने कम फोर्स लगाया, F2 ने ज्यादा फोर्स लगाया, तो क्या करेगा? अब ये ऑब्जेक्ट इधर सरकेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, तो क्या करेगा? अब कहने का मतलब मैं क्या बताऊं कि F2 अगर बड़ा हो जाए F1 से, F2 फोर्स बड़ा हो जाए किससे? F1 से, तो वो अनबैलेंस्ड है। या फिर इसका वाइस वर्सा कर दूं कि F1 बड़ा हो जाए किससे? F2 से। इन दोनों कंडीशंस में ये क्या करेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं टग ऑफ वार में ही, अब एक तरफ 5 कैंडिडेट, एक तरफ 6 कैंडिडेट, अब वो 6 वाला कैंडिडेट जीत जाएगा। जीतने का मतलब क्या हुआ? अब वहां पे उस तरफ से ज्यादा फोर्स क्रिएट हो रहा था। अब इसी क्रम को बढ़ते हुए एक बताया गया भाई रिजल्टेंट फोर्स। क्या बताया? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब अब समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपके पास बहुत बड़ी चट्टान है। कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी चट्टान है। मान लिया कि भाई आपके पास बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है। यहां पे मैंने फोर्स लगाया, F1 नहीं हुआ, दूसरा लगाया F2 तब भी नहीं हुआ, तीसरा लगाया तब भी नहीं हुआ, फोर्थ लगाया तब भी नहीं हिला, फिफ्थ लगाया, तब जाके थोड़ा बहुत इसने मूवमेंट किया। मतलब 5 कैंडिडेट ने एक पत्थर के पास फोर्स लगाया। अब ये सारा, अब यहां पे ये थोड़ा ना पत्थर, मान लो अब यहां पे सरक के यहां तक इस डिस्टेंस तक आ गया, अब ये थोड़ा ना कि पत्थर अलग अलग फोर्स बताएगा कि F1 ने इतना फोर्स बताया, नहीं। अब ये क्या करेगा? अब यहां पे एक टोटल फोर्स एक्सर्ट हुआ F, जिसकी वजह से ये पत्थर आगे सरका था। इसका मतलब रिजल्टेंट का फोर्स का मतलब क्या हुआ
कि जितना भी फोर्स, टोटल फोर्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्स, F इज इक्वल टू में F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू जितना भी ये फोर्स लगाएंगे, जितना भी आप कैंडिडेट आपके पास जितना फोर्स लगाएंगे, अगर उन सारों को जोड़ दूं तो एक फोर्स बनता है F, एंड दिस F इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है भाई, ये आपके पास था फोर्स के बारे में। अब भाई इसी के साथ आगे है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया इस फोर्स पे ही। क्या उसने ये बताया भाई कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में रहेगी या फिर इट विल बी इन द मोशन, या फिर कंटिन्यूअसली इन द मोशन रहेगी। कहने का मतलब उसने कैसे एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया कि मान लिया आपके पास एक सरफेस लिया, यहां पे उसने क्या किया, कुछ इंक्लाइन पे कुछ एंगल पे उसने दो आपके पास कोई भी पत्थर वगैरह, या फिर मैं कहूं कि कोई भी आपके पास छड़ी रख ली। ठीक है, कोई एंगल था, ये मान लिया थीटा, कोई एंगल फॉर्मेशन थीटा, ये भी आपके पास कोई एंगल है थीटा। कहने का मतलब क्या कहूं कि θ1 और θ2 मान लो। अगर अब इन दोनों एंगल को मैं कर दूं बराबर, क्या कर दूं, फर्स्ट जो उसने बताया, क्या बताया कि θ1 इज इक्वल टू θ2 अगर मैं कर दूं, दोनों एंगल्स को बराबर इंक्लाइन, इन जो मेरे पास ये जो सरफेस थे इन दोनों को एक सेम इंक्लाइन पे कर दिया। यहां पे कोई अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्या किया है, रख दिया, कुछ हाइट थी h, किस हाइट पे h। अब क्या बता रहा है, उसने ये कहा कि अगर दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर, और जितनी हाइट से आप अगर उस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो उतनी ही हाइट अटेन करेगी जितनी आपने जब आपने ऑब्जेक्ट को जहां से छोड़ा था। कहने का मतलब उतनी ही हाइट को अटेन करेगा। इसका मतलब क्या होगा, h इज इक्वल टू में h डैश। इसने ये बताया गैलीलियो ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो, कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं किया, कि अगर फ्रिक्शन अप्लाइड नहीं किया, फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन फोर्स होता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब वो किसी भी चीज को अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, अपोज करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात बताऊं कि जैसे आपके पास जैसे साइकिल चल रही है, ठीक है, और साइकिल चलते जाते आप उसको ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अब वहां पे ब्रेक ने अप्लाई अपना उल्टा काम करना स्टार्ट कर दिया, फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वहां पे रबड़ होता है, उसने क्या कर दिया, फ्रिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेम हाइट अटेन करेगा। दूसरा उसने फिर एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, फिर से कोई सरफेस लिया, अब की बार क्या करा, ये मान लिया आपके पास कोई एंगल था θ1, ठीक है, अब की बार इसने क्या कर दिया, एंगल को, ये जो एंगल था इसको कर दिया छोटा। ठीक है, मींस θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर यहाँ पे ये जो एंगल था आपकी बार इंक्लाइन प्लेन पे, इस एंगल को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। देन अगर आप कुछ हाइट पे ड्रॉप कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, ये आपने अगर हाइट ली है h, तो अब की बार आपके पास चांसेस ये है कि ये ऑब्जेक्ट इस हाइट से ज्यादा ऊंची जाएगी। कहने का मतलब अब की बार h डैश बड़ा होगा किससे, h से। ठीक है, तीसरा इसी के साथ इसने एक एक्सपेरिमेंट और किया, क्या कि वही से सेम फिर से कोई प्लेन लिया, अब की बार क्या किया, एक इंक्लाइन एंगल बनाया, ये कोई एंगल बना दिया इसने θ1, फिर उसके बाद कोई एंगल नहीं बनाया, सीधा छोड़ दिया। ठीक है, ना कोई फ्रिक्शन था यहाँ पे, मतलब कोई भी अपोज नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे छोड़ा, कुछ हाइट पे छोड़ा, अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, चलती चली जाएगी, अब एक कंटिन्यूअस मोशन में चलती चली जाएगी। मींस ये अब ऑब्जेक्ट अब चलती चली जाएगी यहाँ पे। कहने का मतलब, या फिर इसको दूसरे टर्म में मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल आपके घर में भाई कढ़ैया होगा, ठीक है, या फिर जैसे हलवाई होते हैं वो यूज करते हैं बड़ा कढ़ाई। ठीक है, अब वो कढ़ाई बड़ी होती है, वहां पे जैसे क्या बता रहा हूं भाई, वो कढ़ाई लिया, अब वो बड़े वाला कढ़ाई होता है जहां पे जब वो हलवा यूज करते हैं, अब वो सरफेस इस टाइप से होता है, किस टाइप से, इस टाइप से। अब जितनी हाइट पे आपने ऑब्जेक्ट छोड़े हुए उतनी हाइट पे वो अटेन करेगा। ठीक है, सेम मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने किसी भी हाइट पे छोड़ी है तो उतनी हाइट अटेन करेगा। दूसरा उसने आपने क्या करोगे, दूसरी बार आप कढ़ाई के हाथे को पकड़ के थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लो, जमीन के साथ से थोड़ा सा ऊपर उठा लो, उठा लिया, उठाने के बाद क्या करेगा, अब जैसे ही उस बॉल को उतनी हाइट से छोड़ोगे तो चांसेस है बॉल बाहर निकल जाए, क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, या फिर उससे ज्यादा हाइट पे ऊपर चली जाए। मान लो आपने कढ़ाई की पोजीशन को कर दिया आपकी बार ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, तो बॉल आई, अब ज्यादा हाइट अटेन करेगा। फिर आपने क्या किया, बिल्कुल कोई सरफेस नहीं छोड़ा, सिर्फ हाइट से छोड़ रहे हो बॉल को, अब वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है। तो गैलीलियो गैलीली ने एक कंसेप्ट, एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला, कि इफ there is no external force applied, no external force
अप्लाइड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेगा देन ऑब्जेक्ट विल मूव एट रेस्ट और कंटिन्यू इन मोशन। कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेगा तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में। क्या कंक्लूजन बताया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कंटिन्यू किस में रहेगी, रेस्ट में। और दूसरे स्टेटमेंट दी इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन, तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, कि आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को नहीं अप्लाई किया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में। ये गैलीलियो गैलीली ने अपने कंसेप्ट में बताया और इसी और ये आपने मतलब ये पोजीशन उसने अपने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था। अब भाई गैलीलियो के आने के बाद आया न्यूटन। कौन आया? न्यूटन। अब गैलीलियो के आने के बाद न्यूटन ने अपने पास 3 लॉ दिए। आपने सुना होगा न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ बताया वो सेम एज इट इज गैलीलियो गैलीली का कंसेप्ट जो था। गैलीलियो गैलीली का कंसेप्ट क्या कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, और इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन then it will continue in motion if external force is not applied। क्या बताना चाह रहा है? ये वही जो गैलीलियो ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जा रहा ऑब्जेक्ट पे जब तक वो उसी पोजीशन में रहेगी। और इसी टर्म को बताया गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एंड दिस इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स इज नोन एज इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन कह सकता हूं भाई। ये क्या है? इनर्शिया का हिंदी में मतलब होता है भाई जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व। इनर्शिया बताया। ये जो फर्स्ट लॉ है इसको दूसरी टर्म में बोल सकता हूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और गैलीलियो कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। किस नाम से? इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बताता हूं कि न्यूटन का फिर आया सेकंड लॉ। क्या आया भाई? सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताया? सेकंड लॉ ये बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम टर्म न्यू है, अभी इसको कराऊंगा आगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम। कहने का मतलब जैसे आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू में ma। ये जो आपके पास बताया है ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। कौन सा लॉ भाई? न्यूटन का सेकंड लॉ। इसी के टाइप पे अब न्यूटन ने थर्ड लॉ बताया। थर्ड लॉ क्या बताया कि थर्ड लॉ तो सबको पता होगा कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं कि जैसे आपके पास बॉल लेते हो, बॉल को दीवार पे मारते हो तो आपके पास वापस बॉल आपके हाथों में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एक्शन, आपने जो भी कोई काम किया है उसका हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स रहेगा। उसका हमेशा क्या रहेगा? इक्वल और अपोजिट रिएक्शन रहेगा। जैसे आपने बॉल को फेंका, आपके पास वापस आपके हाथों में आ गई, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये आपके पास न्यूटन के 3 लॉ बताए। अब मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में मैं डिस्क्राइब करता हूं। न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया।
कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अभी बता चुका मैं, इज इन रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रिमेन्स इन रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, मोशन में है, देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन, तो वो मोशन में रहेगी। अनटिल अनलेस, अनटिल और अनलेस, जब तक नहीं, जब तक द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक कोई बाहर का फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड नहीं होगा। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इसी को बोला गया भाई इनर्शिया। क्या बोला गया? इनर्शिया। फॉर एग्जांपल, जैसे इनर्शिया का एग्जांपल बताता हूं कि आपने क्या देखा होगा कि कई बार क्या करो, एक बार क्या करो कि गिलास लो, गिलास के ऊपर आप एक कार्डबोर्ड रखो, कागज, ठीक है, कार्डबोर्ड थोड़ा टाइट सा, और उसके ऊपर आप कोई भी कॉइन रख दो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 3 रुपए का, जितने रुपए का भी। और अब हल्के से फोर्स के साथ अगर मैं क्या करता हूं, उस कार्डबोर्ड को हटा देता हूं, क्या करता हूं, फोर्स लगा के उस कार्डबोर्ड को हटा दूंगा, एकदम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो कॉइन एकदम उसमें गिलास में पड़ जाएगा, ना कि कार्डबोर्ड के साथ जाएगा। या फिर दूसरी टर्म में अगर ये नहीं होगा तो दूसरा आपने देखा होगा क्या कि भाई कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड में अगर मैं सारी जो उसके पास, आपके पास कैरम्स होती हैं, उनको मैं अगर ऊपर की तरह रख देता हूं, तो आप जैसे ही उस स्ट्राइकर से उसको फोर्स लगाते हैं तो नीचे वाली गोटी हल जाती है सिर्फ, मतलब नीचे वाली गोटी बाहर निकल जाती है, बाकी सेम एज इट इज ऊपर का ऐसे खड़ा खड़ा रह जाता है। तो वो आता है इनर्शिया की पोजीशन में। क्या आता है? इनर्शिया की। अब यही इनर्शिया के भाई 3 टाइप बताए। क्या टाइप बताए इनर्शिया के? 3 टाइप। एक बताया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा बताया इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा बताया भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या बताया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनके बारे में बताता हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट का मतलब रेस्ट आ रहा है कि सेम स्टेटमेंट रहेगी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट, बस इतना ही कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल की मैं बात बताता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं भाई क्या कि एक आप क्या लो, जैसे कारपेट होता है, ठीक है, कारपेट लिया, कोई भी जैसे गद्दा, रिजाई, कुछ भी लिया। अब एक उसके साथ आपने क्या लिया? एक स्टिक ली। अगर उस स्टिक से अब कारपेट को मार रहा हूं, बीट कर रहा हूं, उसको बीट कर रहा हूं, अब उस कारपेट में क्या थे? धूलकण थे, ठीक है, डस्टी पार्टिकल्स थे। अब जब मैं उससे स्टिक से मार रहा हूं, स्टिक से मारने के बाद क्या हो रहा है? स्टिक से मारने के बाद आपके पास जो कारपेट है वो तो आ रहा है मोशन में, क्योंकि आपने स्टिक से मारा, फोर्स लगाया, कारपेट तो मोशन में, पर जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो किसमें है? रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। या फिर दूसरे टर्म में मैं बात करूं कि भाई क्या करो कि जैसे, हाँ, ये दूसरा ये एग्जांपल ये ले लो कि मान लो आप बस में बैठे हो। किस में बैठे हो? बस में बैठे हो। बस में बैठे हो, ठीक है, बैठे हो। अब जैसे ही जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, तो आप क्या होते हैं? जैसे मान लो या रोकेगा या फिर चलाएगा। जब चलाएगा तो एकदम क्या करोगे? चलाएगा तो एकदम पीछे की तरफ जाते हो, और जब ब्रेक अप्लाई करता है तो एकदम आगे की तरफ आते हो। जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो फॉरवर्ड की तरफ, और जब चलाएगा तो पीछे की तरफ। वो क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि भाई आपके पास जब आप बैठे हुए हैं, जब आप बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो किस में होता है? वो बस के टच में होता है। बस में टच के वजह से होने के बाद कारण वो तो क्या हो जाता है? मोशन में, क्योंकि बस चली है। तो अब जैसे मैं बैठा हूं सीट पे, तो सीट पे बैठने के बाद क्या हुआ? सीट पे बैठने के बाद ये भी हिस्सा तो मेरा किस में आ गया? बस के साथ मोशन में। बट जो अपर पार्ट था, जो अपर पार्ट बॉडी है वो किस में था? रेस्ट में। तो जैसे ही एकदम मेरा निचले हिस्सा एकदम मोशन में जाएगा और ऊपर वाला रेस्ट में रहेगा, तो झटका तो मेरे को महसूस होगा। तो यही चीज है। तो ये है आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन की मैं बात करूं, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या बात बताऊं? इनर्शिया ऑफ मोशन में बताऊं, अब क्या से लिखना है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उसके पास क्या कर रहे हो? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हो, जब तक अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं क्या भाई कि टहनी ली, टहनी को हिलाया। अब टहनी को हिला रहे हो, टहनी को हिला रहे हो तो वो क्या है? वो आपके पास मोशन में आ रही है। बट अब इसी में दूसरा, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी छिपा हुआ है। अब अगर उस टहनी पे मान लो कुछ भी आपके पास बेर लगे हुए या फिर आम लगे हुए, कुछ भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे उसको हिलाया आपने, हिलाने के बाद वो बेर या आम तो नीचे पड़ गई, ठीक है। वो तो क्या थे? वो तो रेस्ट में थे। हिलाया किसने? हिलाया किसको था आपने? टहनी को। तो वो किस में आ गई? मोशन में। जैसे कारपेट की मैंने बात बताई, अब स्टिक से आपने बीट किया तो कारपेट किस में आया? कारपेट तो आया मोशन में, बट डस्ट पार्टिकल किस में थे? रेस्ट में। तो ये आपके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन
रेस्ट और मोशन, या फिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट या मोशन में है, इट कैन नॉट चेंज इस डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि दूसरा कोई फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्शन की आपने देखा होगा बाइकर्स जिनकी रेस होती है, ठीक है, जो मेरे पास F1 रेसेस होती हैं, तो बाइकर्स जब चलाते हैं अगर घुमावदार रोड हो जाता है तो उसके बाद बिल्कुल उनका एक वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे डाउन हो जाता है, ठीक है, मतलब नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल डाउन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। करो पाथ पे हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है, ये आपको पता है। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो कि मान लो कि आप बस में बैठे हो, बस में बैठने के बाद क्या होगा कि मैं खिड़की की साइड बैठा हूं, मेरे साथ एक सीट पे एक आदमी और बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों बैठे हुए हैं। अब जैसे मान लो ये पाथ ये था, उसके बाद कराओ इस तरीके से, मतलब अब की बार कराओ इस तरीके से, तो वो शीशे वाले की तरफ जाके मैं क्या करूंगा, जो दूसरे वाला पर्सन था उसका वजन मेरे पूरे शरीर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। वो डायरेक्शन को चेंज करेगा तो कब करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर देगा। तो ये आपके पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जैसे बाइकर्स की मैंने बात बताई, तो आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में। ये आपके पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था और इसी में आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। जैसे कि बताइए वो किस पे डिपेंड करेगा, इनर्शिया जो होता है भाई, अगर मैं बात करूं इनर्शिया एंड मास, किस पे बात करूं, इनर्शिया एंड मास, तो सीधा ये आप याद रखो कि जितना ज्यादा मास रहेगा, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना इनर्शिया ज्यादा जनरेट करेगा, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे वो मोशन हो और चाहे वो डायरेक्शन हो। जितना मास कम होगा, मींस जितना मास कम होगा वो इनर्शिया उतना ही कम करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर मास ज्यादा कर दिया तो इनर्शिया भी ज्यादा है, मास कम कर दिया तो इनर्शिया भी कम है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि अगर एक तो मैं लूं भाई 100 किलोग्राम का पत्थर, उसके पास मैं फोर्स लगाऊं, एक मैं लूं 5 किलोग्राम का पत्थर, तो फर्क है, मतलब अब वो उस 5 किलोग्राम पत्थर को तो मैं इनर्शिया ऑफ मोशन में ला सकता हूं, बट जो 100 किलोग्राम वाला पत्थर था उसको इनर्शिया ऑफ मोशन में लाना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है। तो ये आपके पास था फोर्स वाले चैप्टर में न्यूटन के फर्स्ट लॉ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।